अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग, हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो थोड़ी सी तब्दीली आ गई। तब्दीली क्या आई है जी, निगरान सेटअप आ गया है। निगरान हुकूमत ने संभाल लिए हैं मामलात सारे मुल्क के अंदर। निगरान जो लोग आए हैं काफ़ी उनमें अच्छे लोग हैं, जैसे वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा असलंगी साहब हमारे कुलीग हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में भी आते हैं। बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, अच्छा दलील के साथ लॉजिक के साथ बात करने वाले हैं। अच्छा इजाफा है क्योंकि आपको ऐसे ही लोग चाहिए होते, फवाद चौधरी जैसे नहीं चाहिए होते या फिरदौस आशिक अवान जैसे नहीं चाहिए होते, जो बदतमीज़ी करें, दलील के साथ बात ना करें, जो कोई बात करे उसका मजाक उड़ाएं। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों ने ज़ाहिर उनसे सवाल किए उनकी जो एफिलेशन थी पीपल्स पार्टी या नवाज लीग के साथ, तो उनका कहना था ये था कि जी ये उस वक्त की बात है कि जब मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ कर रहा था। अब मैंने ओथ लिया है कानून का, मैं उसके मुताबिक चलूंगा। आप मुझसे अगर मैं उस ओहदे पे रहते हुए कुछ ऐसा करूंगा तो फिर मुझसे बात की। जो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि हर एक इंसान की इंडिविजुअली कोई ना कोई तो चॉइसेस होती हैं, लेकिन अगर वो इस एक ओहदे के ऊपर है और उस ओहदे के डिकोरम के खिलाफ हो जाएगा तब आप उनसे बात करें। तो मुर्तज़ा असलंगी साहब जो है उनसे तो हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कि वो अच्छे से जो है वजारत का अपनी जो हुकूमत है उसका दिफा कर सकेंगे। और जो खुद सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ी वर्कर्स की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम कर सकेंगे। रेडियो के लिए डीजी होते हुए उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम वहाँ पे किए थे, पीटीवी के लिए भी करेंगे और एक अच्छा इदारा दोनों को बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर आई हैं, वो स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही हैं और बहुत से लोगों को धोखा आता था डॉक्टर शमशाद अख्तर मर्द है कि खातून है। बहुत से लोग इसके अंदर जो होता ना वो धोखा खा जाते थे। तो जी वो वर्ल्ड बैंक में भी रही हैं, तो उनसे भी उम्मीदें हैं कि वो भी अच्छे से मामलात को चलाएंगी। और मुल्क की इस वक्त जो देखिए मुश्किल हालात जो है ना वो इकॉनमी को लेके हैं। इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वह देखिए पेट्रोल 290 के ऊपर चला गया है, ट्रांसपोर्टर ने पैसे बढ़ा दिए हैं। जो आपके अंडे हैं, एक दर्जन अंडे 330 रुपए के हो चुके हैं। दही आधा किलो जो 190 रुपए की हो चुकी है, जो नेस्ले का एक पैकेट आता है। मैं चूंकि घर की ग्रोसरी करती हूँ, सारी चीज़ें जो फिंगर टिप्स पे याद होती हैं। प्याज अदरक 1000 रुपये का किलो हुआ है। चलें जी, प्याज की कीमत कम है, टमाटर की, लेकिन कोई सब्जी 250 की है, कोई 300 की है, कोई 400 की है। गरीब बंदा क्या पकाएगा? ऑयल की, नमक की, हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है। दाल 250, 300, 400 रुपये किलो हुई हुई है। तो बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है गरीब बंदे का गुजारा करना। 40% पे महंगाई पहुंच चुकी हुई है। अभी मेरी एक भांजी है जी, तुर्की में होती, मुझे उनसे बात करती महंगाई की। उन्होंने कहा जी हमारे तो तुर्की में 100% बढ़ गई है। हर 2 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही होती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम तो मैंने कहा आपकी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, यहाँ पे हर कोई इदारा जो होता है इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे नहीं बढ़ा रहा होता। कोई कोई जो होता है वो बढ़ा रहा होता है। मैंने कहा हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट वालों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हर बंदे की तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही होती है। कारोबारी लोग भी परेशान, ज़ाहिर लोगों की जब बाइंग पावर नहीं होगी वो जाके खरीदेगी नहीं, तो कारोबारी तबका भी परेशान। लोग तो इस वक्त सिर्फ इतना करें कि हम खाना खा लें और यहाँ बिजली गैस के पानी के बिल दे लें। बहुत ज़्यादा बेतहाशा बिल आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन जो चलते हुए एक मुल्क को आपने जो ब्रेक लगवाई है ना, वो उसके आसार इतनी जल्दी जो है वो नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि 2013 में जब नवाज गवर्नमेंट आई थी तो 2-2.5 साल उनको लगे थे माली मामलात को ठीक करते हो। 2% के ऊपर वो इन्फ्लेशन ले गए थे और उस वक्त लोग खुश थे, महंगाई भी कम थी, बिजली के बिल भी कम आते थे, पेट्रोल सस्ता था। और मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो सीएनजी इतनी महंगी हो गई थी और मिलना भी कम हो गई थी। तो लोगों ने वीकेंड के ऊपर कहीं आना जाना छोड़ दिया हुआ था। लोग बस इतना रखते थे कि हम ऑफिस जा सके, ऑफिस से आ सके। तो नवाज लीग दौर के अंदर हमने फिर देखा था कि पेट्रोल सस्ता हुआ, लोगों ने सीएनजी की किट्स उठा के बाहर फेंकी, पेट्रोल बढ़वाना शुरू हुए, घूमना फिरना सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब फिर लोग जो है वो बड़ी महदूद आमदनी के साथ, उनके वसाइल जो बड़े महदूद हो चुके हुए हैं। सिर्फ इतना चल रहा है कि बच्चों की फीस दे दें, बिजली के बिल अदा कर दें। जो अमीर तबका है वो सारा सोलर लगवा रहा है, वो तो बिजली की इस प्राइस से निकल जाएगा। लेकिन जाहिर है सोलर पे भी पैसे लेते हैं, लेकिन 2-3 साल तक वो पूरे करके भी प्रॉफिट में चले जाएंगे। गरीब के 100, 200, 150 यूनिट चलता है, उसके ऊपर वो फ़र्क नहीं आया जो बिजली बढ़ने का। मिडिल क्लास तबका इस मुल्क के अंदर पिस गया इस महंगाई में। तो जो जो मतलब जिन्होंने ये हाइब्रिड रिजीम मुसल्लत की इमरान खान को, जुल्म किया इस मुल्क के साथ, तो अब वो तो सारे बच के चले गए हैं, वो तो सारे जज जनरल सब चले जाएंगे।
सिर्फ इमरान को सज़ा देना काफ़ी नहीं है, जिन्होंने हाइब्रिड रजीम की थी ना उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। मुल्क को चलने देना चाहिए। अब जी एक कौंसल कायम की गई है निजकारी के लिए, जो फैसिलिटेट करेगी सरमायाकारी आनी बहुत ज़रूरी है। देखें, मुल्क में सरमायाकारी आएगी, आप निजकारी करेंगे तो उसकी वजह से आपके डॉलर की कीमत कम आएगी, डॉलर नीचे आएगा तो पेट्रोल की कीमत कम होगी, उसकी कीमत कम होगी तो महंगाई खुद ब खुद नीचे जाएगी। जब 67 का पेट्रोल था ना तो आपकी महंगाई भी 2% थी, आज जब 300 रुपये का पेट्रोल होगा तो महंगाई भी 40% होगी। तो डॉलर को नीचे आना बहुत ज़रूरी है। डॉलर नीचे आएगा तो आपके मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। इंडिया के अंदर 10-11% है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर भी 81 का है, और हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आज 294 के ऊपर पहुँच चुका है। तो पता नहीं अगले 1 सितंबर को फिर शायद पेट्रोल की प्राइस ना बढ़ जाए, तो बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। अब इकॉनमी की सिमत बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो दहशत गर्दी हो रही है, अभी झरावाला वाक़या हुआ और बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जब आपके मुल्क में ये कहा जाता है कि जब सरमायाकारी आएगी, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। और आप ये देखें, दुनिया में और भी इस्लामी मुल्क है, कहीं और क्यों ये वाक़यात नहीं हो रहे होते। ये इस मुल्क के अंदर एक ब्लैकमेलिंग टूल बन गया हुआ है कि जिस किसी को आपने कोई इंतकाम का निशाना बनाना है तो आप उसको जाके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं आप ब्लास्फेमी का, और पूरे वहाँ पे चर्च जला दिए। वो जो बेचारे क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनको अपने घरों से भागना पड़े। एक औरत की मैं खबर पड़ी थी, उस बेचारी का 2 महीने बाद शादी थी, उसका सारा जहेज लूट लिया गया, उसके जेवरात वहाँ से लूट लिए गए। देखें, आप अगर इस मुल्क को ऐसा मुल्क बना देंगे तो आप दुनिया के अंदर किसी और मुल्क को नहीं कह सकेंगे कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। आप इंडिया को नहीं कह सकेंगे, आप स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती के ऊपर नहीं आवाज़ उठा सकेंगे। मुझे तो एक मुसलमान होते हुए शर्म आई है ये हमारे मुल्क के अंदर। हमें न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जो है वो जाती है, जब जाके उनको गले लगाती है मुसलमानों को कि आपकी मस्जिद के ऊपर फायरिंग हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की सिविल सोसाइटी आगे खड़ी होगी कि आप पढ़े नमाज, बहुत अच्छा लगता है। हम में से कोई नहीं जाता उन क्रिश्चियंस को। हम सब फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर शोर डालते हैं, सब मजम्मत कर रहे होते हैं, लेकिन जब मॉब आता है तो उस मॉब की साइकी के साथ हम सारे मिल जाते हैं और हम डंडे पकड़ के हाथों में अपने नौजवानों के डंडे दे के कहते हैं जाए जाके करें तोड़फोड़। हमने फ्रस्ट्रेशन इतनी पैदा कर दी है अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कि हमने इंतहा पसंदी को बढ़ा दिया। इस्लाम ये नहीं कहता है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती होती थी, आपने तो उसको भी माफ़ किया, उसकी भी जाके तीमारदारी की। हम तो उस पैगंबर की उम्मत हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानना। हमारे ईमान का हिस्सा है कि बाइबल को हम इल्हामी किताब मानते हैं, अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया। कुरान पाक में ज़िक्र आ रहा है हज़रत ईसा का, तो हम कैसे उनके जाके उन किताबों को जला सकते हैं? हम कैसे उन चर्चों की जाके बेइज्जती कर सकते हैं? तो हमारे अहले किताब के साथ तो शादी जायज़ करार दी हुई है अल्लाह ताला ने कुरान पर कर, उनके साथ खाना अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया हुआ है कुरान पाक के अंदर। तो हम कैसे उन लोगों के साथ इतना जुल्म कर सकते हैं? माइनॉरिटीज़ के साथ मत करें ये, वरना आप दूसरी दुनिया में जब जाके आप माइनॉरिटीज़ के साथ होंगे तो आपके साथ भी ये सारा कुछ होगा। अपने नौजवानों के हाथों में डंडे मत दें। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तमाम मसाइल को हल करना है, तो नौजवानों को तालीम दें, उनको रवादारी सिखाएं, उनको रोशन ख्याली सिखाएं, उनको बताएं कि जी आपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। आपने अपने बच्चों के लिए ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ पे आज़ादाना तौर पे फल फूल सके, माइनॉरिटीज़ भी आपके साथ। ऐसा पाकिस्तान मत बनाएं जहाँ पे हर वक्त खौफ व खराज फैला हुआ हो। जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो इस मुल्क के अंदर मत करें। ये 1900 ज़ियाउल के दौर से पहले एक बड़ा लिबरल पाकिस्तान था, जहाँ पे सारे हम सिर्फ कॉलेजेस में पढ़ते थे, हमारे साथ कादियानी लड़की होती थी, हमें तो कभी नफ़रत महसूस नहीं हुई। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये काबिल नफ़रत है, इनसे बात नहीं करनी है। हमने कभी क्रिश्चियन हमारे साथ हिंदू लड़की होती थी, हमारी फ्रेंड होती थी, हमने घरों में आना जाना था, हमें कभी महसूस नहीं हुआ था। हम कैसा पाकिस्तान बना रहे हैं? हम क्यों ऐसा पाकिस्तान बना रहे हैं कि जहाँ के अंदर हम अपनी अक़लियतों को काबिल नफ़रत समझना शुरू हो गए हैं, हम उनके हुकूक सल्ब करना शुरू हो गए। ना करें, और ना आप जब दूसरी दुनिया के अंदर जाएंगे जहाँ पे आप माइनॉरिटीज़ में होंगे, आपके साथ भी ये सब कुछ होगा। तो आप हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आप हमारी ये इंग्लैंड के अंदर देख लें, जो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, उसकी निस्बत इंडियन के ओवरसीज़ देख लें, वो कहाँ कहाँ पे जा पहुँचे हुए हैं।
پلیز اپنی سم درست کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ یہ روایتی سوشل میڈیا کے فیم سے باہر نکلیں، یہ چیپ حرکتوں سے باہر نکلیں، پڑھائی کی طرف جائیں، انوینشن کی طرف جائیں، دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں کہ پاکستان کا نام فخر سے لیا جائے۔ وہ ہمارا ہمسایہ ملک کی اکانومی کہاں پہ پہنچ چکی، ان کی انویسٹمنٹ کہاں پہ پہنچ چکی، ان کا ایک بندہ جو ہے وہ وزیر بن گیا ہے برٹن کا، لوگ پریفر کرتے ہیں انڈین کو۔ کل مجھے وہ ہماری بانجی جو ترکی میں وہ کہہ رہی تھی کہ انڈین کو پریفر کرتے ہیں کمپنیوں کے اندر، ہم پاکستانیوں کو نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ دنیا آپ کو پریفر کرے، دنیا آپ کو لے۔ ہر وقت اپنے حالات کے اوپر رونے مت روئیں، ہر وقت دوسروں کو بلیم مت کریں، خود کچھ کریں ایسا کہ دنیا آپ کی طرف آئے۔ اگر آپ جھوٹے پروپیگنڈا کریں گے، کبھی کسی کو جج دلاور بنائیں، کبھی کسی کو، اور ہر وقت ایمن فیلڈ کے باہر جا کے بیٹھ کے گالیاں نکالتے رہیں گے یا گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یا گندی زبان استعمال کریں گے، دنیا میں کیا میسج بھیجیں گے آپ اپنا؟ یا اگر آپ یہاں پہ کرسچنز کے جا کے چرچ جلائیں گے، یا آپ ہندوؤں کی کمیونٹی سندھ کے اندر محفوظ نہیں ہوگی، یا آپ احمدیوں کی عبادت گاہ کو جلائیں، آپ دنیا کو کیا میسج دیں گے؟ پاکستان کو ایسا ملک بنائیں کہ یہاں پہ ٹورسٹ آئیں، آپ کا ٹورزم بنے۔ بحرین میں کیوں نہیں ایسے واقعات ہوتے؟ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ قطر میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ دنیا میں کہیں ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ یو اے ای میں چلے جائیں آپ، ہر طرح کی قومیتیں وہاں پہ آ کے بستی ہیں۔ سعودی عرب جہاں سے مذہب اسلام نکلا ہے، وہاں سے کبھی ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ وہاں پہ کیا ہندو نہیں رہتے ہیں؟ وہاں پہ تو مودی کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں کی کمپنیوں کے اندر ہندو کام کر رہے ہوتے ہیں، انڈینز کام کر رہے ہیں، دوسرے یورپینز آ کے کام کریں، وہاں پہ ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ سوچیں، گریبان میں جھانکیں، چھوڑ دیں اس مذہب کو بلیک میلنگ ٹول استعمال کرنے۔ جو سیاستدان آپ کو مذہب کے نام پہ گمراہ کرتا ہے، جو مولوی آپ کو گمراہ کرتا ہے، جو موٹیویشنل اسپیکر گمراہ کرتے ہیں، ان سب کو چھوڑیں۔ آپ خود پڑھیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علم حاصل کو چاہے چین جانا پڑے، تو چین کیا مسلم ملک تھا؟ نہیں، مقصد یہ تھا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو جہاں تک کر سکتے ہو، اور انوینشن کریں، دنیا کو پاکستان ایسا ملک بنائے کہ دنیا یہاں پہ آئے۔ پلیز اپنے بچوں کے لیے اس ملک کو رہنے کے قابل بنائیں، دنیا میں جگ سائی کا باعث نہ بنائیں۔ تو بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے اس واقعے کے اوپر۔ ہر روز ایک بچی کا واقعہ آ جاتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہوتا ہے۔ مت بنائیں اس ملک کو جانوروں کا ملک، مت بنائیں، انسانوں کے رہنے کے قابل ملک بنائیں۔ آپ نے بھی رہنا ہے، میں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے۔ جانوروں کا ملک مت اس کو بنائیں۔ پھر آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ حافظ۔